तो एक बार फिर से वेलकम करते हैं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र पर। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले जिसका नाम ट्रायंगल है। त्रिभुज के बारे में जानेंगे। हम लोग त्रिभुज की समरूपता के बारे में जानेंगे और त्रिभुज से संबंधित बहुत सारे प्रमेय के बारे में भी जानेंगे। जैसे थेल्स प्रमेय क्या है, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है। तो बहुत सारी बातों को सीखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि आपको वो सारी कॉन्सेप्ट डिटेल में समझ में आए। अब बात समझिए, ये चैप्टर 6 है, पार्ट 6 है ना। तो समरूपता की अवधारणा की बात समझते हैं। बात समझो, समरूपता की अवधारणा क्या है। देखो समझो, आपने सिनेमा घर तो जरूर गए होंगे। अभी तो फिलहाल लॉकडाउन है, आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले आप जरूर सिनेमा घर में गए होंगे और आपने वहां पर मूवी देखा होगा। मूवी को पर्दे पर दिखाया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि रील होता है, एक छोटे से रील होता है। रील पर एक प्रिंट बना होता है छोटा सा, और उसी प्रिंट को बड़े से आकार के पर्दे पर प्रतिच्छेदित कर दिया जाता है। तो ये भी एक तरह का समरूपता दिखाता है। मान लीजिए कि रील का आकार कुछ इस तरह से वर्ग का आकार का है, इसको लोग बड़े से आकार के पर्दे पर इस तरह से दिखा दिया जाता है। तो क्या क्या होता है, ये कहीं ना कहीं समरूपता को ही दिखाता है। मतलब जो जिस आकार में है वो इसी आकार में आ रहा है, वो भले ही बड़ा हो जा रहा है, ये समरूपता कहलाता है, समरूपता को दिखा रहा है। आपने प्रोजेक्टर देखा होगा, प्रोजेक्टर में भी क्या होता है कि छोटे से रील होता है, और रील के माध्यम से जो रेस निकलते हैं, जो पर्दे पर जाकर जाते हैं तो प्रतिच्छेदित होता है, तो डिस्प्ले होता है, दिखाई देता है। ये समरूपता के कारण ही हो पाता है। देखिए, ये समरूपता कारण हो पाता है। अब बात करते हैं हम लोग और समरूपता के बारे में। देखिए, मैं यहाँ पर एक फिगर बनाता हूं। मैं एक फिगर ड्रॉ किया, ए बी सी, इसको नाम दिया मैंने डी ई एफ। ठीक है, डी ई एफ इसको नाम दे दिया मैंने। अब बात समझिए, इस फिगर को मैंने ड्रॉ किया। एक त्रिभुज यहाँ पर एबीसी है, दूसरा त्रिभुज डीईएफ है। अब बात ये समझेंगे कि ये त्रिभुज भी आपस में समरूप है। देखिए, लगभग 600 ईसा पूर्व में यूनान में एक महान गणितज्ञ हुए जिनका नाम थेल्स था। थेल्स ने बताया कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं एक दूसरे को सदा और सर्वदा एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं। उन्होंने कहा कि दो त्रिभुज समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजा, इसकी संगत भुजा ये हो जाएगी। ऐसा नहीं कि जो इसकी संगत भुजा ए बी है वो बी सी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ए बी की संगत भुजा इसके सामने वाली भुजा होगी, डी ई हो जाएगी। इसकी संगत भुजा मान लेते हैं ये हो गया, इसकी संगत भुजा क्या होगा, ये हो गया। उन्होंने बोला कि दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजा, उन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात सदा और सर्वदा समान रहता है। इन लंबाइयों का अनुपात क्या हो जाएगा, मानते हैं कि ए बी बाई हो गया आपका डी ई हो गया, ये बराबर हो जाएगा किसके, बी सी बाई ई एफ के बराबर हो जाएगा, बराबर ए सी बाई डी एफ के बराबर हो जाएगा। तो ये आपको थेल्स बोलते हैं। अब बात समझिए, मैं आपको और प्रैक्टिकल के माध्यम से दिखाने का प्रयत्न करता हूं ताकि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आए कि थेल्स कहना क्या चाह रहे हैं। तो आप लोगों के पास ज्योमेट्री बॉक्स जरूर होगा। ज्योमेट्री बॉक्स में आपने चांद देखा होगा, स्केल देखा होगा, तो उसमें एक और चीज होता है, उसको हम लोग सेट स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेट स्क्वायर। इसको बोलते हैं हिंदी में त्रिकोणिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिकोणिया। मैं आपको अभी वो त्रिकोणिया दिखाने वाला हूं, देखिएगा आप त्रिकोणिया कैसा होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ त्रिकोणीय कैसे होता है, ठीक है। और उसके माध्यम से हम लोग समरूपता को कैसे और अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं। बात समझिएगा, मेरे पास MS मॉडर्न नेक्स्ट का यहाँ पर ज्योमेट्री बॉक्स है। तो देखिए, ये इसका कवर है, कवर को मैं किनारे रख देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इसको निकालता हूँ, तो हमारे हाथ में ये दो त्रिभुज की आकृति के आकार का सेट स्क्वायर आते हैं। ये देखिए सेट स्क्वायर, देख सकते हैं आप आसानी से इसको। ये सेट स्क्वायर को देखिए, ये भी सेट स्क्वायर है। अब इस सेट स्क्वायर में खास बात ये है कि इस सेट स्क्वायर जो है, ये इसको एक ये भुजा, ये इस भुजा के संगत है, कॉरेस्पॉन्डिंग है। इसकी ये भुजा इस भुजा के कॉरेस्पॉन्डिंग है,
और इसकी ये भुजा इस भुजा के कोरेस्पॉन्डिंग है। और अगर इनका अनुपात निकालेंगे तो दोनों का अनुपात मतलब सभी भुजाओं का अनुपात जो इसके संगत है वो बराबर आएगा। और यही चीज को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, देखिए है ना, मैंने ये छोटा रूप में और ये बड़ा रूप में यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। तो ये बातें हैं इस सेट स्क्वायर में समझने लायक। तो ये आपने देखा, इसको समझा। अब बात करते हैं कि त्रिभुज के समरूप होने की शर्त क्या होती है। आपने ये जान लिया कि समरूपता की अवधारणा क्या है, समरूपता की अवधारणा क्यों जरूरत पड़ता है। तो बेसिक में देखिए, आपको मैं कहाँ से बता रहा हूँ, जीरो लेवल से बता रहा हूँ। मैंने बताया कि इसका यूजेस कहाँ होता है, और फिर हम लोग उसको बड़े स्तर तक पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, हाई लेवल तक पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। तो बेसिक क्या होता है कि शुरू से हमें पढ़ना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि समरूप त्रिभुज की समरूपता होने की शर्त क्या है, या किसी बहुभुज के समरूप होने की शर्त क्या है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए, बहुभुज के समरूप होने का शर्त। देखिए, दो बातें हैं समरूप होने के लिए। त्रिभुज के समरूप होने की दो शर्त हैं। पहला शर्त यह है कि एक का प्रत्येक कोण क्रमानुसार दूसरे के प्रत्येक कोण के बराबर होना चाहिए। और दूसरा शर्त यह है कि मतलब उनकी जो भुजाएं हैं वो समानुपातिक होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एक का प्रत्येक कोण, एक का प्रत्येक कोण दूसरे के प्रत्येक कोण के बराबर क्रमानुसार दूसरे के प्रत्येक कोण के बराबर होना चाहिए। दूसरे के प्रत्येक कोण के बराबर होना चाहिए। और आपको दूसरा शर्त ये कहता है कि उनकी भुजा समानुपातिक होना चाहिए। दूसरा शर्त ये कहता है कि उनकी भुजा समानुपातिक होना चाहिए। यहां तक आप पॉइंट नोट कीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे आधारभूत अनुपातिक प्रमेय की ओर, जानेंगे कि आधारभूत अनुपातिक प्रमेय क्या है, और इसे थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक पॉइंट नोट कीजिए, पॉइंट टू बी नोटेड डाउन। नाउ मैं अब इसको इरेज करता हूं, ठीक है। अब बात करते हैं अंकगणित के आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के बारे में, जिसे हम लोग थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे प्रमेय 1। ऐसे थेल्स प्रमेय बोलते हैं, और इसे आधारभूत अनुपातिक प्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। ये कहता क्या है, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय कहता है यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा जाए तो वो दो अन्य भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। बात समझिएगा। मान लेते हैं कि एक त्रिभुज ले लेते हैं, यहां पे एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। ये त्रिभुज हमने ले लिया। तो अब इस त्रिभुज के हम किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचेंगे। मान लेते हैं त्रिभुज ABC है, और ये D और E है। DE जो रेखा है, यहां पर DE रेखा जो है पैरेलल है किसके, ये आपको BC के पैरेलल है। तो अगर इस तरह से होगा तो क्या होगा कि जो इसकी दो अन्य भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। बात समझिएगा, AD बाई BD हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, AD बाई BD बराबर हो जाएगा AE बाई
ए ई बाई सी ई के, ये बातें होंगे। हम लोग कैसे इसको लिखेंगे ध्यान समझिए। हम लोग लिखते हैं यहाँ पर मैं कैसे लिखेगा ध्यान समझिएगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पर, यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए तो क्या करता है वो दो अन्य भुजाओं को, तो वह दो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में, एक ही अनुपात में विभाजित करता है, एक ही अनुपात में विभाजित करता है। बात समझ में आया? मतलब यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वो दो अन्य भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा, यानी ए बी और जो बी डी होगा का अनुपात बराबर होगा ए ई और सी के अनुपात को। अब बात समझिएगा, प्रमेय सेकेंड हम लोग देखेंगे। ये प्रमेय 1 हो गया, इसको नोट कीजिएगा। प्रमेय दूसरा क्या है बात समझिएगा। प्रमेय दूसरा को थेल्स प्रमेय का विलोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है? थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है तो वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होता है। मैं लिखता हूं यहाँ पर, थेल्स प्रमेय का विलोम में यहाँ पर, ये यहाँ पे ये थेल्स प्रमेय था, इसके विलोम में देखिए, यदि कोई रेखा त्रिभुज की दोनों भुजाओं को, त्रिभुज की दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होगा। तो तीसरी भुजा क्या होगा? समानांतर होगा। जाहिर सी बात है, यदि कोई रेखा त्रिभुज के दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है तो वह त्रिभुज के तीसरी भुजा के समानुपाती होता है। बात समझिए, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। मान लीजिए ये फिगर लेते हैं, इस फिगर में लेते हैं तो अब क्या है कि ये जो भुजा है, ये जो रेखा है त्रिभुज की, ये जो रेखा डीई है, ये दो भुजा यानी ए बी और बीसी को, ए बी और एसी को, सॉरी ए बी और एसी को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। तो तीसरी भुजा, यानी तीसरी भुजा क्या हो जाएगा? बीसी इसके समानुपाती होगा। इस बात को समझना है यहाँ पर। मतलब सिंपल सी बात है कि यदि कोई त्रिभुज में कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी तो तीसरी भुजा के समानुपाती होगा। ये दो प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। मैंने यहाँ पर अभी आपको क्या किया है कि इस प्रमेय को बस लिखवाया है और थोड़ा सा हिंट में समझाया है, ठीक है। तो ये वीडियो जो था वो इंट्रोडक्शन पार्ट था, ताकि आपको मैं बताऊं कि आखिर ये त्रिभुज है क्या और थेल्स प्रमेय क्या है और त्रिभुज की समरूपता क्या होती है और त्रिभुज की समरूपता की शर्त क्या है और इसकी अवधारणाएं क्या है। तो ये दोनों आप पॉइंट नोट कीजिए, ठीक है। प्रमेय 1 का पॉइंट जिसे आधारभूत अनुपातिक प्रमेय बोलते हैं, नोट में हम लोग लिख सकते हैं कि थेल्स प्रमेय को हम लोग आधारभूत अनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट हम लोग को नोट करना है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय क्या है। यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वो दो अन्य भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करता है।
थेल्स प्रमेय का वीडियो में क्या कहता है, यदि कोई रेखा त्रिभुज के किसी दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करता है तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मैं इसको सिद्ध करूँ कि नहीं। अगले वीडियो में आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो मैं इसको प्रूफ दूंगा किस तरह से इसको सिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इसका प्रूफ देखना चाहते हैं किस तरह से ये प्रूफ होता है तो उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको प्रूफ लाकर दिखाऊंगा, नहीं तो फिर मैं इसके बाद क्या करूंगा, इसका एक्सरसाइज 6.1 का सोल्यूशन वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, तो वैसे प्रूफ पूछता नहीं है एग्जाम में, तो अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको बताऊंगा जरूर, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ठीक है, फिर आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।